हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 18 ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडियन एग्रीकल्चर के हमारे 5 लेक्चर्स की सब सीरीज को फाइनली कंक्लूड करेगा। लेक्चर नंबर 18 के बाद इंडियन एग्रीकल्चर का या भारतीय कृषि सेक्टर से रिलेटेड शायद ही कोई ऐसा टॉपिक छूट गया हो, रह गया हो, जिसको हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं किया हो। लेक्चर नंबर 18 के बाद हम शुरू करेंगे एक और मेजर टॉपिक की। हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, हमारे अगले लेक्चर नंबर 19 से। दोस्तों, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स, इस लेक्चर और फ्यूचर लेक्चर के लिए जो मेन रेफरेंस सोर्स है वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह। दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस किताब की यह है कि इंग्लिश के साथ साथ ये हिंदी मीडियम में भी आपको डिटेल में सभी चीजों को एक्सप्लेन करती हुई दिखाई पड़ती हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18, वहीं से शुरू होता है जहां से लेक्चर नंबर 17 खत्म हुआ। और लेक्चर नंबर 17 में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कई सारे सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की। जैसे हमने शुरुआत की सबसे पहले WTO और WTO के साथ साथ किन किन तरह की एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को अलाउ किया जाता है। इसका मतलब एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, S&D सब्सिडीज, कौन सी सब्सिडीज अलाउड हैं, क्या उनकी लिमिट्स हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन सब्सिडीज को लेके ये डिटेल में आप तक इंफॉर्मेशन हमने पहुंचाई। उसके बाद हमने बात की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया डिटेल में फूड प्रोसेसिंग को। फूड प्रोसेसिंग का कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक जो हमने लेक्चर 17 में शुरू किया, उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, उसी को लेक्चर 18 में सबसे पहले हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। फिर हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की एक्चुअली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड मेजर बड़े पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं। फिर हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गवर्नमेंट्स अप्लाई करती हैं, सप्लाई करती हैं, इंडस्ट्री तक पहुंचाती हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे फूड प्रोसेसिंग से कि इनकम हम कैसे डबल करें, हमारे किसानों की डबलिंग ऑफ फार्म इनकम। फिर हम बात करेंगे किसानों तक कैसे कैश सपोर्ट गवर्नमेंट द्वारा पहुंचाया जाता है, अलग अलग स्कीम्स, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं। फिर हम बात करेंगे विमेन फार्मर्स के बारे में, फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि किस तरह से भारतीय महिलाओं का इंडियन एग्रीकल्चर में जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, लगातार क्रिटिकल, क्रूशियल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कोप अप करे इंडियन एग्रीकल्चर, कैसे हमारे सीड्स हों, क्या प्रैक्टिसेस हों, कैसे रिसर्च चल रही है, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, और वहीं हम कंक्लूड करेंगे आज का हमारा फाइनल इंडियन एग्रीकल्चर का लेक्चर थ्रू लेक्चर नंबर 18 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरू करेगा इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशन से, उसके बाद डिटेल में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करता चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर नंबर 18 को। सबसे पहले बात हम करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस की। क्या क्या वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस तरह की सब्सिडीज हैं, किस तरह की छूट है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए रोल आउट अभी तक की है। और अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, क्या क्या रियायत मिली हैं, जब बात हो जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज्यादा फ्लरिश कर सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके कंट्री में, इसके लिए ज्यादातर जो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं इनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, इनको एग्जाम्पशन मिला हुआ है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो दी जाती है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। मतलब ज्यादा लाइसेंसेस इनको ना लेने पड़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहे, इनको सहूलियत रहे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उसको रन करने में, जरूरत पड़ जाए तो उसको वाइंड अप करने में। इस वजह से जो हमारा मेन इंडस्ट्रियल एक्ट है जिसके अंडर लाइसेंसेस इश्यू होते हैं, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, उसके अंडर ज्यादातर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को
कई तरह की लाइसेंसिंग से छूट दी गई हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि बियर इंडस्ट्री, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इंडस्ट्री या ऐसे आइटम्स जिनको स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व किया हो, उसमें फिर भी आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी ही। सिमिलरली अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, उससे हो सकता है फॉरेन टेक्नोलॉजी भी आए, उसके लिए 100% इक्विटी तक ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स में ऑटोमेटिक अप्रूवल है। मतलब गवर्नमेंट के चक्कर ना काटने पड़े, इस वजह से ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के थ्रू 100% इक्विटी तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या सेक्टर में ला सकते हैं। सिमिलरली ऐसे जो आइटम्स जिनको एमएसएमईज के लिए रिजर्व किया गया हो कि सिर्फ एमएसएमईज ही उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसमें एफडीआई को परमिसेबल किया गया है 24% तक ऑटोमेटिक रूट से। मतलब 24% तक अगर आप पैसा लगाएंगे, उसके अंदर कैपिटल लगाएंगे, इक्विटी लगाएंगे, उसके लिए आपको अप्रूवल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात देखें कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये पूरा फूड प्रोसेसिंग का जो हमारा बहुत क्रिटिकल सेक्टर है, वो तो नंबर्स के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में बहुत अटेंशन दी है इस पूरे सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं उनको, और इसका रिजल्ट यह रहा कि फाइनली इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अब अपने आप को फ्लरिश करना, एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्ता सिर्फ इस बात से आप समझ पाएंगे कि पिछले 5 सालों में जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है, मतलब साल दर साल यह सेक्टर लगभग 10 से 11% की बढ़त के साथ बढ़ता हुआ देखा गया है। और अगर इसको आप थोड़ा सा और तोड़ें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में रफली 8.98% है और एग्रीकल्चर सेक्टर में रफली 11.3% के आसपास है। और अगर आप एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2016-17 की बात करें तो रफली इस पूरे सेक्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है रफली 19 लाख के आसपास। इसके अलावा रफली 52 लाख मतलब 52 लाख से भी ज्यादा अनरजिस्टर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अभी प्राप्त कर रहे हैं। मतलब एक मेजर सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल, मतलब एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और अगर आप 2019 की बात करें तो यूएस को हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रफली $35 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। जो पूरा जो हमारा एक्सपोर्ट किटी है 2019 में 330 बिलियन, उसके रफली 10% के आसपास है। मतलब 10% के आसपास हमारा जो एक्सपोर्ट है वो उन आइटम से कॉन्स्टिट्यूट होता है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट्स की बात करें कि बाकी कंट्री से हम क्या चीज मंगवा रहे हैं अपने देश में, तो 2019 में रफली $19 बिलियन के आसपास, जो रफली हमारे टोटल इंपोर्ट्स का 3.76% के आसपास है। मतलब इंपोर्ट का सिर्फ 3.76%, एक्सपोर्ट्स का रफली 10 से 11% के आसपास वैल्यू एडिशन करता है हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कि क्या वो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लिए हैं ताकि हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर है, उसको प्रमोट किया जा सके, उसके लिए लाइफ को आसान बनाया जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अचीव किया जा सके, इसके अलावा उसको इंप्रूव करके किस तरीके से सहूलियत दी जा सके पूरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। इनमें सबसे पहले सबसे मेजर इनिशिएटिव अगर आप कहें तो 2016-17 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है और इसका नाम है PMKSY, मतलब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और ये जो पूरी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक सब्सिडी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, पूरे वैल्यू चेन में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, उनको अलग अलग सेक्टर्स में सब्सिडी दी जा सके, सपोर्ट दिया जा सके, एक बड़ा सा बास्केट क्रिएट करता है PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और ये जो अम्ब्रेला स्कीम है इसके बहुत सारे सब कंपोनेंट्स हैं। जैसे इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत कई सारे मेगा फूड पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, कई सारी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं
उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनको क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज को, ताकि हम स्टोर कर सकें, खराब ना हो पेरिशेबल्स, उसको भी क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा एक ऑपरेशन ग्रीन्स मेगा फूड पार्क स्कीम को भी इसमें लॉन्च किया गया है। अब इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेगा फूड पार्क स्कीम, इसका अल्टीमेट एम है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है कंट्री में, उसको मेजरली एक्सेलरेट किया जाए। और ये जो मेगा फूड पार्क की स्कीम है, ये स्टैब्लिश करने में मदद करती है, फैसिलिटेट करने में मदद करती है एक स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हमारी जो सप्लाई चेन है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, उसको ज्यादा कैसे रोबस्ट बनाया जा सके। और जो ये स्कीम है मेगा फूड पार्क्स की, इसमें गवर्नमेंट जो जनरल एरियाज हैं उसमें रफली 50% तक कैपिटल ग्रांट देती है, और जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, डिफिकल्ट एरियाज के साथ साथ ITDP मतलब इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे एरियाज जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, नोटिफाइड है एज ITDP, वहां पर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी गवर्नमेंट एज ए कैपिटल ग्रांट प्रोवाइड करती है। लेकिन इस पे एक सीलिंग है, कैप है कि मैक्सिमम जो सब्सिडी या ग्रांट गवर्नमेंट इस पे देती है वो रफली 50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। और हर मेगा फूड पार्क को रफली 30 से 35 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में, मतलब रफली 3 साल के आसपास इसमें समय लगता है। एंड एज एडिशनल CEO उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी बरेली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसमें एक मेजर मेगा फूड पार्क हम स्टैब्लिश कर रहे हैं अंडर द सेम स्कीम। सेकेंड जो स्कीम है वो है कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन। ये जो स्कीम है कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कब लॉन्च किया गया? 2008 में। और इसका ऑब्जेक्टिव रहा कि कैसे हम एक इंटीग्रेटेड और कंप्लीट कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हम स्टैब्लिश करें, ताकि जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स हैं, मतलब जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर हुआ, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, फार्म से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने तक, उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकें, उन लॉसेस को कैसे हम कर सकें। और ये जो स्कीम है कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन, जिसको 2008 में लॉन्च किया गया, इस स्कीम के तहत इसमें असिस्टेंस दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसको ग्रांट के तौर पर दिया जाता है। और जो भी आपकी प्लांट मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क की कॉस्ट है, उसको 50% तक गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है इन फॉर्म ऑफ ए ग्रांट। और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, डिफिकल्ट एरियाज हैं, वहां पे 50% के बजाय गवर्नमेंट 75% तक ग्रांट देने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी भी एक मैक्सिमम सीलिंग है और वो है 10 करोड़। इसके अलावा जो अबेटर्स हैं, मतलब कि जो स्लॉटर हाउसेस हैं, बूचड़ खाने हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जाए ताकि हाइजीनिक मीट एंड मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स वहां पे डेवलप किए जा सकें। इसके लिए मिनिस्ट्री ने 10 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है पहले फेज में, जो अलग अलग स्टेजेस में आज की तारीख में हैं। इसके अलावा एक और मेजर स्कीम कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, आप कोल्ड चेन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी इंडस्ट्री में। सिमिलरली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, जिसका नाम है स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। यह दिया जाता है ग्रांट के तौर पे, ग्रांट इन एड के तौर पे। और इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कोई नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी कंट्री में कहीं भी, उसको अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये जो स्कीम है, स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसके तहत आप फाइनेंशियल असिस्टेंस पाने के हकदार होंगे। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ग्रांट इन एड के तौर पे एंटरप्रेन्योर्स को। उनको 25% तक जो भी उनकी कॉस्ट है प्लांट और मशीनरी की और टेक्निकल सिविल वर्क की, उसकी कैपिंग है 50 लाख, वहां तक ग्रांट के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, प्रोवाइड करती है जनरल एरियाज में। वहीं अगर आपकी यूनिट डिफिकल्ट एरियाज में है या फिर ITDP में है या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में है, तो 25% के बजाय आपको रफली 33.33% जो भी आपकी मैक्सिमम कॉस्ट है प्लांट मशीनरी सिविल वर्क की, और 75 लाख की सीलिंग के साथ आप ग्रांट इन एड इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। अब इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर कर दिया स्टेट्स को, और एक नया एम्बिट मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग।
12th 5 ईयर प्लान में इसको लॉन्च किया गया और ये NMFP नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग अब एक अंब्रेला स्कीम बन चुकी है, जिसमें ऐसी स्कीम्स जैसे कि स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एस्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ FPIs, इन सबको भी समाहित कर लिया गया है, सबज्यूम कर लिया गया है। इसके अलावा क्वालिटी कैसे आप इंश्योर करेंगे, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप कैसे फॉलो करेंगे, या इस सेक्टर में इंडस्ट्री में R&D को आप कैसे बढ़ावा देंगे, या प्रमोशनल एक्टिविटीज, मार्केटिंग की एक्टिविटीज को आप कैसे सपोर्ट करेंगे, इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स, R&D एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए कि क्वालिटी हो, फूड सेफ्टी हो, हाइजीन हो हमारे सारे फूड प्रोडक्ट्स में, जिससे हमें कंपेटिटिव एज मिले कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऐसे जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं प्रोड्यूसिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनको हम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए, R&D में इन्वेस्ट करने के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए भी गवर्नमेंट उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और ये सभी को पता है। और हमारे जो डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, घरेलू स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तर्ज पे ले जाएं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स पे हो, प्रोसेसेस पे हो, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे हो। इसके लिए कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब किया गया है, जिससे फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी हो या क्वालिटी हो, इसको अलग अलग पार्ट्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो या फिर क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस हो, इन सभी को हम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसेस हैं उनकी तर्ज पे अपग्रेड कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्वालिटी एश्योरेंस कोडेक्स स्टैंडर्ड R&D एंड प्रमोशनल एक्टिविटी स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस स्कीम में कि कोडेक्स स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो आप अडॉप्ट करिए ही करिए, लेकिन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अनुसंधान में भी आप अच्छा इन्वेस्ट करें, ज्यादा पैसा लगाएं ताकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप बना सकें, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस हों जिसमें आपकी कीमत कम हो सके, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े, कॉस्ट आपकी कम आ जाए। पूरे फूड प्रोसेसिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए R&D के साथ साथ इसमें फूड सेफ्टी कोडेक्स को भी गवर्नमेंट ने बहुत एम्फेसाइज किया है। और ऐसा लगता है कि फूड सेफ्टी जो इंटरनेशनल कोडेक्स हैं उसके साथ साथ R&D का जो फोकस है, इन दोनों ने मिलकर फाइनली कंट्री में हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक नया डायरेक्शन देने में बहुत मदद करी है। इसके अलावा एक और स्कीम PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटी यूनिट्स हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको आत्मनिर्भर अभियान के अंडर 2020-21 में लॉन्च किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन एग्जीक्यूट किसको करना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और ये 5 साल के लिए 2025 तक इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम यूपी ने, जिसमें हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पूरे कंट्री को एक रास्ता दिखाया है, वो है ODOP स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो फेमस होता है। जैसे अगर आप अलीगढ़ चले गए तो अलीगढ़ का फेमस क्या है? ताले, चाबी, ताले, लॉक एंड कीज। सिमिलरली मुरादाबाद आप चले गए तो ब्रास के प्रोडक्ट्स। सिमिलरली आप भदोही चले गए तो कार्पेट्स बहुत फेमस है। मैसूर चले गए तो मैसूर पाक बहुत फेमस है। फतेहपुर चले गए तो पेड़ा बहुत फेमस है। मथुरा चले गए तो पेड़ा बहुत फेमस है। कई जगह ग्लास के आइटम्स बहुत फेमस हैं, कई जगह होजरी फेमस है। लखनऊ चले गए तो चिकनकारी, वहां का जो टेक्सटाइल वर्क है वो बहुत फेमस है। कई जगह मिठाई फेमस हो सकती है, किसी तरह का और प्रोडक्ट फेमस हो सकता है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो वो ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी जगह फेमस है, उसको क्यों ना हम सपोर्ट करें, उसको क्यों ना हम पॉपुलर बनाएं, उसको सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको ले जाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इसका फायदा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया रफली 2018-19 के आसपास। और इसका पर्पस यही रहा कि बेनिफिट ऑफ स्केल, कि अगर आप छोटे लेवल पे बेच रहे हैं, इसके बजाय अगर आप पूरे स्टेट में बेचेंगे, पूरे कंट्री में बेचेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बेचेंगे, आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी, लोग आपको ज्यादा जानेंगे। तो बेनिफिट ऑफ स्केल मिल सके, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स के लिए, इसके अलावा जो कॉमन सर्विसेज हैं, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी पहलुओं पर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्कीम, वन फूड प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हमने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ और प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फूड प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो स्कीम लॉन्च की गई, वन फूड प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का फूड प्रोडक्ट जो फेमस है उसको हम कैसे मैक्सिमाइज करें इन टर्म्स ऑफ मार्केट रीच, इसको सपोर्ट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स हैं। इसके अलावा उन फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड जहां पे रॉ मटेरियल, कच्चा माल जहां मिल जाता है। इसके अलावा
ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो 112 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री की, जिसको नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया है कि यहां का पोटेंशियल बहुत है, बहुत पुअर है, बैकवर्ड है, इनको हमें एडिशनली मदद करनी चाहिए। अगर वहां का कोई प्रोडक्ट बनता है तो गवर्नमेंट उसके लिए स्पेशल असिस्टेंस भी देती है। इसके अलावा वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्राइबल एरियाज के प्रोडक्ट्स, इनको सपोर्ट करने के लिए वन फूड प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट को भी लॉन्च किया गया है। और ये जो वन फूड प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कई सारे फायदे देती है, अलग अलग तरह का असिस्टेंस देती है, इनको सपोर्ट करती है। जैसे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 35% तक, लेकिन मैक्सिमम कैप है रफली 10 लाख, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए है, छोटी यूनिट्स के लिए है। और ऐसी यूनिट्स जो कि इंडिविजुअल या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज, या सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स जो रन करते हैं, ओन करते हैं, उनके लिए 35% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसमें मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख, आपको क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट उसमें देगी। इसके अलावा क्रेडिट लिंक ग्रांट, सब्सिडी मतलब कम करके, ग्रांट मतलब आपसे उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाएगा। तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बनाने के लिए, लैब्स बनाने के लिए, वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, पैकेजिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने के लिए एफपीओज, एसएचजीज और कोऑपरेटिव्स के थ्रू, इसके अलावा स्टेट ओन एजेंसीज हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, कैसे यूज कर सकती हैं माइक्रो यूनिट्स और क्लस्टर्स, इसके लिए क्रेडिट लिंक ग्रांट 35% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट की आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी यूनिट्स हैं या माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी चला रहे हैं, तो उनको शुरुआत में सीड कैपिटल मतलब शुरू करने के लिए किसी भी बिजनेस को जो कैपिटल पैसा चाहिए उसके लिए 40,000 तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल और छोटे छोटे टूल्स खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट अलग से असिस्टेंट इसमें देती है। इसके अलावा सिर्फ प्लांट और मशीनरी ही नहीं, लेकिन कोई प्रोडक्ट आप बना लेंगे, लेकिन अगर उसकी ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, तो वो प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करने के लिए 50% तक आपको ग्रांट मिलेगी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए। और ये स्कीम जिसको कहा जाता है वन फूड प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो सपोर्ट करता है, अप्रैल 2021 तक 35 स्टेट्स और यूटीज ने इसको पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया है। और हंड्रेड्स ऑफ ऐसी यूनिट्स हैं जो इस स्कीम का फायदा उठा रही हैं और इस स्कीम के फायदे से अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जिसको कहा जाता है ऑपरेशन ग्रीन्स। अब ग्रीन से सोचिए क्या इसका मतलब होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया 2018-19 में। और इसका पर्पस यह रहा कि इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलपमेंट किया जाए टॉप की पूरी वैल्यू चेन का, जिसके 5 बड़े ऑब्जेक्टिव्स रहे कि सबसे पहले तो ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसान जो टॉप फार्मर्स या फिर जो टोमेटो, अनियन या पोटैटो उगाते हैं, उनको मार्केट से हम लिंक करें। इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव कि प्राइसेस को स्टेबलाइज करें। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले टमाटर रफली 150-200 रुपए किलो हो गए थे, तो इससे किसानों को फायदा, लेकिन लोग परेशान। कई बार होता है कि आपका जो प्रोड्यूस है टमाटर, अनियन, पोटैटो का, हो सकता है उसकी प्राइस बहुत नीचे चली जाए तो किसानों को अपनी लागत भी उससे ना मिले। तो इन प्राइस फ्लक्चुएशन से किसानों को कैसे बचाया जाए, प्राइस को स्टेबलाइज कैसे किया जाए टारगेटेड इंटरवेंशंस के थ्रू, ये भी एक इस स्कीम का बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, मतलब जब आप काट लेंगे फसल को, आप ले लेंगे, उसके बाद के जो लॉसेस हैं उनको कैसे कम किया जाए कि फार्मर का जो खेत है वहां से जब वो आएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, बेचेगा, कस्टमर तक पहुंचेगा या कोल्ड चेन स्टोरेज के थ्रू एटसेट्रा के थ्रू हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम करेंगे, ये भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को कैसे बढ़ाएंगे, इसके अलावा मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क को कैसे बढ़ाएंगे ताकि रियल टाइम डेटा कैप्चर किया जा सके, डिमांड एंड सप्लाई का, बेटर प्राइस रियलाइजेशन, किसान को अच्छा प्राइस कैसे मिल सके, इस पे भी ऑपरेशन ग्रीन का बहुत फोकस है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस स्कीम को अब एक्सटेंड कर दिया गया है टॉप क्रॉप्स के अलावा उन सभी नोटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रफली 6 मंथ्स के लिए, जिसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको ढोने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, खासतौर से इंडियन रेलवेज के थ्रू उस पर सब्सिडी अब दी जाती है। एक और नई तरह की स्कीम जिसको
2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में लॉन्च किया, जिसको आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, जिसका नाम है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया? नवंबर 2020 में 10 इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स में, जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और इसका पर्पस यही है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हो, चाहे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हो, या अलग अलग सेक्टर्स जिनमें PLI स्कीम्स को लॉन्च किया है, उनके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को भी हम बढ़ा सकें, डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई हो, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी हम इंप्रूव कर सकें। और जो फूड सेगमेंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है PLI स्कीम के थ्रू, ऐसे आइटम्स जो रेडी टू ईट हैं, आप पैकेट खोले खा सकते हैं, या फिर रेडी टू कुक हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मेजोरिला चीज है, इसके अलावा इनोवेटिव टाइप के अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर से SMEs के, मतलब छोटी यूनिट्स के, उनके प्रोडक्ट्स को भी PLI स्कीम का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा यह स्कीम भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इंटरनेशनली प्लस नेशनली दोनों तरीके से अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको सब्सिडी या ग्रांट इस स्कीम में मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स रहे। अब एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग के तौर पे, अलग अलग सेक्टर्स के तौर पे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के तौर पे। कई सारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ने टाइम के साथ स्टैब्लिश किए हैं, और इनका पर्पस यही रहा है कि हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये ग्रो करे और इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड तक हम पहुंचा पाएं। जैसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला इंस्टीट्यूशन हमें याद आता है वो है IICPT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसको पहले पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर थंजावुर कहा जाता था, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। और ये इंस्टीट्यूशन पिछले 3 डिकेड से 30 साल से अपने एग्जिस्टेंस में है। और शुरू में इसको सिर्फ पैडी के लिए स्टैब्लिश किया गया, लेकिन बाद में इसमें दूसरी जो कमोडिटीज हैं जैसे कि मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, उसको भी इंक्लूड करते हुए 2001 में इसके मैंडेट को काफी बड़ा कर दिया गया। और यह भी कहा गया कि शुरुआत में आपको सिर्फ पैडी या चावल पे रिसर्च करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था, अब आप बाकी जो कमोडिटीज हैं उस पर भी रिसर्च आप करेंगे। और अब इस इंस्टीट्यूशन को नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन के तौर पे अपग्रेड किया जा रहा है। तो पहला IICPT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा NMPPB, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। नाम से आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2009 में स्टैब्लिश किया, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को। यह भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। शुरू के 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ने इसको फंड किया, और आज की डेट में बड़ा सस्टेनेबल मॉडल है NMPPB का। अब इसको इंडस्ट्री खुद फाइनेंस करती है, खुद मैनेज करती है। अब ये इंडस्ट्री ड्रिवन इंस्टीट्यूशन बन चुका है और नेशनल हब बन चुका है। जितने भी की इश्यूज हैं मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग रिलेटेड सेक्टर से, ये सारे सिस्टमैटिकली प्रॉपर डेवलपमेंट के थ्रू NMPPB के थ्रू सपोर्ट किए जाते हैं। और ये जो बोर्ड है सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एक्ट करता है। चाहे आप प्रोड्यूसर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप एक्सपोर्टर हो, मीट या मीट प्रोडक्ट्स के, खासतौर से मीट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे NMPPB के पास, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। इसके अलावा इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, सिंपल सी बात, 2009 में स्टैब्लिश किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया। और ये जो इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड है कहां स्टैब्लिश होगा? पुणे, महाराष्ट्र में। और पर्पस यही रहा कि जहां पे अंगूर उगते हैं, ग्रेप्स उगते हैं, उसके पास ही इसको एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि एक्चुअल कंडीशन से, एक्चुअल इंडस्ट्री से इसकी क्लोजनेस रहे, एसोसिएशन कहीं ज्यादा फ्रूटफुल और एफिशिएंट रहे। और इसके जो पर्पस हैं IGBP के या इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड के, R&D पे फोकस करना, एक्सटेंशन सर्विसेज पे फोकस करना, क्वालिटी अपग्रेडेशन पे फोकस करना, मार्केट रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रमोशन करना इंडियन वाइन्स का। इसके अलावा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन वाइन इंडस्ट्री के लिए स्टैब्लिश करना। IGPB का एक विजन और एक्शन प्लान यह भी है कि इंडिया का जो वाइन सेक्टर है उसको कैसे ग्रो करें, कैसे R&D करें, रिसर्च करें, क्वालिटी को कैसे अपग्रेड करें, नई टेक्नोलॉजीज में कैसे इन्वेस्ट करें। इसके अलावा जो बोर्ड है
ये जो इंडियन वाइन्स हैं इस पे भी फोकस करता है, इनको डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में प्रमोट करने के लिए। कई बार अलग अलग तरह के एग्जीबिशंस हों, मेले हों, फेयर्स हों, कंज्यूमर अवेयरनेस सेशंस हों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, अलग अलग तरह की एडवोकेसी वर्क हो, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, ये भी आईजीपीबी इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड करता है। और ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ अलग अलग इश्यूज पे वर्क करता है। अलग अलग तरह के टैक्सेस कैसे लगे, टैक्सेस कम कहां हो, टैक्सेस ज्यादा कहां हो, किस टाइप के लेवीज लगे, किस तरह के प्रमोशनल ब्रांडिंग एक्सरसाइज को किया जा सकता है, इसमें भी आईजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो बोर्ड है ये अब एक ट्रेसिबिलिटी प्रोग्राम जिसका नाम है वाइन नेट, उसको लॉन्च कर चुका है। और इसका पर्पस है वाइन नेट का कि वाइन सेक्टर में स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को कैसे हम मेंटेन करें, कैसे उसको हम प्रमोट करें। एक और बहुत मेजर इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। और इसका पर्पस है, इस इंस्टीट्यूशन का मैंडेट है कि जो वाइब्रेंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इंडिया का, इसको और आप कैसे मदद कर सकते हैं डेवलपमेंट होने में, साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास फूड टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल लेवल की R&D, फ्रंटियर एरियाज में उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट को हम लाएं। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, नई प्रोसेस को डेवलप करना, नई टेक्नोलॉजीज को लाना, मशीनरी को लाना, डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना, नई प्रोटोकॉल ऑफ टेस्टिंग को एस्टैब्लिश करना। इसके अलावा जो बिजनेस लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जिनको पता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी मदद से टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मिक्स को कैसे पूरे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लाएं, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करें, ताकि डोमेस्टिकली नहीं ग्लोबल फूड ट्रेड में भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन, उन अपॉर्चुनिटीज को हम कैपिटलाइज कर पाएं। और अभी जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है, इमर्जिंग ग्लोबल सिनेरियो है, उसके हिसाब से बहुत जरूरत है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए which should be an institution of global excellence। और वो बूमिंग फूड इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं उनको, इसके अलावा अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री है, एक्सपोर्टर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको एक साथ लाएं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह वो वर्क करे। तो ऐसा लगता है NIFTEM या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसको बनाया किसने किया, स्टैब्लिश किसने किया, MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इस ही को अब एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे कन्वर्ट करने की फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी के एरियाज में कवायद शुरू हो चुकी है। और अब NIFTEM टाइम के साथ एक एपेक्स, बेस्ट इन क्लास, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के तौर पे इमर्ज होगा, जो प्रमोट करेगा कॉपरेशन को, अलग अलग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में नेटवर्किंग को, स्टेट और सेंटर को साथ में लाके, नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज को भी साथ में लाके, ताकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसको और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। और ये इंस्टीट्यूशन अब हाई क्वालिटी एजुकेशनल, रिसर्च, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ये इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, ग्लोबल क्लास तक पहुंचाने के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या अभी इसका करंट सिनेरियो है, क्या डिफरेंट स्कीम्स हैं, लाइसेंसेस या रेगुलेशंस में कहां इनको छूट है, कौन कौन सी डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए टाइम पे अलग अलग गवर्नमेंट्स ने एस्टैब्लिश किए हैं। अब आज का हमारा अगला नया टॉपिक, कई बार आपने टीवी पे सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा कि किसानों की जो आमदनी है, इनकम है, उसको कैसे डबल किया जाए, डबलिंग ऑफ फार्म इनकम। रिन्यूमरेटिव फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग, ऐसी खेती जिसमें किसान को उसका ठीक पैसा मिल सके। यह सिर्फ एक कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोगों के लाइवलीहुड के लिए या हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको सस्टेन करने के लिए भी सबसे बड़ा इंसेंटिव है। मतलब अगर खेती में किसान को पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, तो धीरे धीरे टाइम के साथ किसान इस एक्टिविटी को छोड़ देंगे। अगर किसान एग्रीकल्चर एक्टिविटी को छोड़ देंगे, एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारा कम हो जाएगा, पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमी हमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उनके फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, टेस्ट उनके चेंज हो रहे हैं,
वो सभी फिर हम कैसे पूरी कर पाएंगे? फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए मतलब हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब है कि फार्म इनकम, मतलब खेती से जो इनकम आती है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमीडिएट पॉलिसी कंसर्न के तौर पे गवर्नमेंट के सामने चैलेंज के तौर पे खड़ा है। अब गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी शिफ्ट होती देखी जा रही है कि अभी तक तो इस बात पे फोकस था कि आउटपुट बढ़े, आप ज्यादा बोइए, ज्यादा प्रोडक्शन लीजिए। अब उसको ट्रांसलेट किया जाए नेक्स्ट लेवल पे कि वो ज्यादा प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होना चाहिए जो हमारा किसान है, हमारा फार्मर है, उसकी इनकम बढ़ाने तक। और इस वजह से गवर्नमेंट ने एम किया कि 2022 तक हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी इनकम को डबल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 पॉइंट की 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया। पहला फोकस एरिया है कि अगर हम अपने किसानों की, फार्मर्स की इनकम को डबल करना है या बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमारा जो इरिगेशन है या जो हमारा सिंचित क्षेत्र है, उसको हमें ज्यादा बजट देना होगा। हमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि अब रेन बहुत इरेटिक हो चुकी है। 50% से भी कम हमारी जो जमीनें हैं उसमें सिंचाई होती है। मतलब बहुत बड़ा पार्ट हमारा जो है मॉनसून की वेगरीज या क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक रिस्क कैरी करता है। तो इरिगेशन को ज्यादा पैसा दिया जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप को ज्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि कम पानी में आप ज्यादा आउटपुट ले सके। पहला फोकस एरिया। दूसरा कि क्वालिटी सीड्स दिए जाएं। इसके अलावा आप सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पे न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स को आप इनपुट के तौर पे यूज करना लोगों को सिखाएं। इसके अलावा जो वेयर हाउसेज हैं या सप्लाई चेन है या कोल्ड चेन्स हैं, उनको आप प्रमोट करें, ताकि खेती के बाद पोस्ट हार्वेस्ट जो क्रॉप लॉसेस हैं, पेरिशेबल्स के खास तौर से, उनको लिमिट किया जा सके, कम किया जा सके। चौथा बड़ा फोकस एरिया कि किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग में आप वैल्यू एडिशन को प्रमोट करेंगे। पांचवा, एक नेशनल फार्म मार्केट बनाया जाए, ई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए, जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको खत्म किया जाए, ताकि किसान को अपनी जो प्रोड्यूस है, अपनी जो उपज है, उसका सबसे अच्छा दाम मिल सके। साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनको भी अच्छा सस्ता प्रोडक्ट डायरेक्टली फार्मर से अवेलेबल हो सके। छठा मेजर फोकस एरिया कि हमें फार्मिंग में भी इंश्योरेंस को लाना होगा। अगर बारिश नहीं हुई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या मान लीजिए कोई पेस्ट अटैक हो गया और उसकी वजह से किसानों की अगर फसल के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने फार्मर्स को, अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को उससे शील्ड करना होगा। और सातवां मेजर फोकस एरिया कि हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, जैसे पोल्ट्री, बी कीपिंग, फिशरीज, इन एंसिलरी एक्टिविटीज को भी प्रमोट करना होगा। तभी हम हमारा जो फार्मिंग इनकम को डबल करने का जो विजन है, एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, थॉट प्रोसेस है, उसको हम रियलाइज कर पाएंगे। और एग्री एक्सपर्ट्स का यह कहना है, जिसमें जो रिनाउंड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं श्री एम.एस. स्वामीनाथन, वो भी इस बात से सहमत हैं कि गवर्नमेंट का जो ये 7 पॉइंट एजेंडा है इफेक्टिव हो सकता है अगर इसको हम बिल्कुल ठीक तरीके से डिजाइन करें, एडिक्वेट रिसोर्सेज हम दें और अच्छे तरीके से इसको हम लागू करें। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी अगर क्लियर है, ठीक से डिजाइन किया जाए, ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, तो हमारे जो रिनाउंड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है एम.एस. स्वामीनाथन जी, उनके साथ साथ बाकी एग्री एक्सपर्ट्स भी इस बात से अग्री करते हैं कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सफल हो सकती है। अब इसी श्रृंखला को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बात कर लें जिसके थ्रू फार्मर्स को, किसानों को कैश सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे बारिश की वजह से या इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से या प्राइसेस के फ्लक्चुएट होने की वजह से हमारे जो किसान हैं हमेशा एक डिस्ट्रेस सिचुएशन को फेस करते हैं, और इस सिचुएशन को ईज आउट करने के लिए, कम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया, और फुली फाइनेंस होती हैं जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसका नाम है 2019-20 में लॉन्च होने वाली स्कीम, जिसका नाम है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको लॉन्च एग्जैक्टली किया गया 2018 के खरीफ सीजन से, और इस स्कीम में जो हमारे किसान हैं उनको 6,000 रुपए हर साल 2000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उन सभी किसानों को दिए जाते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो।
लेकिन बाद में जून 2019 से इसको सभी किसानों के लिए इंप्लीमेंट कर दिया गया कि चाहे 2 हेक्टेयर हो या 2 हेक्टेयर से ज्यादा हो, अगर आप किसान हैं, आपके पास जमीन है, तो आपको साल में 6,000 रुपए 2-2 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट के तौर पे दिए जाएंगे, ताकि कुछ पैसा आपको मिल सके जो आपकी मदद कर सके खेती करने में। और आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रफली 15 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को यह स्कीम बेनिफिट दे रही है। लेकिन इसमें कुछ सेफगार्ड्स भी बनाए गए हैं। ऐसे किसान जो कि एफ्लुएंट हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिच हैं, या इनकम टैक्स जो पे करते हैं, या ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऐसे जो 10,000 से ज्यादा पेंशन कमाते हैं, उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके लिए इसमें स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि जो लैंड ओनरशिप है, जमीन की ओनरशिप है, वो इंडिविजुअल के पास कई बार नहीं होती, पूरी कम्युनिटी के पास होती है, कम्युनिटी बेस्ड होती है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं झारखंड में, उनके पास भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज के बजाय या लैंड के बजाय कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स जहां पे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज नहीं है या लैंड ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। और सेंट्रल गवर्नमेंट से सीखते हुए कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि अगर सेंटर 6,000 रुपए पर साल हमारे किसानों को दे रहा है, तो या तो हम उसी को बढ़ा दें या हम अपनी अलग से कुछ स्कीम लॉन्च करें। तो 2 तरह की स्कीम्स को स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। एक तो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसी को इंक्लूड करते हुए उसी को टॉप अप करना शुरू करती हैं। दूसरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि अपनी अलग चलती रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट की योजना अलग से हम लोग लॉन्च करेंगे। जैसे अगर आप तेलंगाना स्टेट की बात करें, तो 2018 खरीफ सीजन से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने रायतू बंधु स्कीम लॉन्च की, जिसमें पर एकड़ रफली 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मिलता है 2 सीजन के लिए तेलंगाना के जितने भी फार्मर्स हैं, रफली 55 लाख जो फार्मर्स हैं उनको। और इस पैसे से आप सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें खरीद पाएंगे। और ये हर क्रॉप सीजन के शुरुआती इन्वेस्टमेंट या इनपुट के तौर पे इस पैसे को आप यूज कर पाएंगे। और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ये जो स्कीम लॉन्च की, जिसका 55 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छी स्कीम के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि से इंडिपेंडेंट है, उससे लिंक्ड नहीं है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने जो अपनी स्कीम लॉन्च की, उसका नाम रखा गया कालिया, या फिर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसको 2018-19 के रबी सीजन में लॉन्च किया गया। और इसका भी यही एम है कि एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी को कैसे बढ़ाएं और पॉवर्टी या गरीबी को कैसे खत्म करें। यह स्कीम भी पीएम किसान सम्मान निधि से इंडिपेंडेंट है, उससे जुड़ी हुई नहीं है। और इस स्कीम, जिसका नाम है कालिया या कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की जो स्कीम है, इसमें जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, उनको पर फार्म फैमिली, हर फार्म या कृषि परिवार को 25,000 रुपए 5 सीजन्स में मिलते हैं, जिससे वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर या अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इस स्कीम में ऐसे एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जो लैंडलेस हैं, जिनके खुद के नाम पे जमीन नहीं है, उनके लिए भी स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस की व्यवस्था की गई है। ऐसे हाउस होल्ड्स, ऐसी फैमिलीज जिनके पास खुद के नाम पे जमीन नहीं है, उनको 12,500 रुपए तक के फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। आप एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में पैसा कर सकते हैं खर्च, जैसे गोट रियरिंग में, जैसे मिनी लेयर यूनिट्स में, डकरी यूनिट्स में, फिशरी यूनिट्स में, मशरूम कल्टीवेशन में, बी कीपिंग में, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा जो वनरेबल और कल्टीवेटर्स हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनको भी 10,000 रुपए पर फैमिली पर ईयर उनके सस्टेनेंस के लिए भी इसमें स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा इस स्कीम के थ्रू लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर्स भी दिए जाते हैं, बहुत नॉमिनल प्रीमियम्स पे, जो भी ओडिशा के किसान हैं उनको। सिमिलरली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है कृषक बंधु। इसको लॉन्च किया गया 2018-19 के रबी सीजन से, जिसमें 10,000 रुपए पर ईयर इनकम सपोर्ट के तौर पे दिए जाते हैं, जो वेस्ट बंगाल के 75 लाख फार्मर्स हैं उन सभी को, जिसमें लैंडलेस फार्मर्स हैं, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। और यह स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पीएम किसान सम्मान निधि है, उस स्कीम से अलग है। सिमिलरली अगर आप झारखंड में देखें, तो वहां पर MMKAY, द मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना,
इस स्कीम के तहत स्टेट ऑफ झारखंड 5,000 रुपए पर एकड़ पर ईयर ग्रांट के तौर पे देता है उन फार्मर्स को जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन हो। और इसका पर्पस यह है कि अगर गवर्नमेंट से उनको ग्रांट के तौर पे पैसा मिल जाएगा, ग्रांट मतलब उनको वापस नहीं चुकाना पड़ेगा, तो लोन्स के ऊपर या मिडिलमैन के ऊपर या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज देने के लिए किसानों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की स्कीम है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, कैश सपोर्ट देती है 2 इंस्टॉलमेंट्स में और पैसा सीधा जो कृषक है उसके खाते में जाता है डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। और ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम है 22 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचा रही है। इसके अलावा स्टेट ऑफ झारखंड ने बाकी स्टेट्स की तरह पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को भी अपने यहां पर लागू किया है। आंध्र प्रदेश ने जो अपनी स्कीम लॉन्च की वो है रायतू भरोसा। रायतू भरोसा 2019-20 के खरीफ सीजन में लॉन्च की गई और इस स्कीम के तहत 13,500 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है ऐसे फार्मर्स को जिनके पास 5 या 5 एकड़ से कम की जमीन हो। इसके साथ साथ जो 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिलते हैं, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि में 7,500 रुपए अलग से जोड़ के किसानों को देती है। और स्टेट ऑफ आंध्रा में इस स्कीम की वजह से, रायतू भरोसा की वजह से लगभग 67 लाख फार्मर्स को फायदा पहुंच रहा है। इन सभी स्कीम्स का एक बहुत मेजर इंपैक्ट जिसको कह सकते हैं वो ये रहा कि जो हमारा माइंडसेट था, पहले किसान लोन उठाते थे बैंक से, एटसेट्रा से, इंस्टीट्यूशन से, बाद में हो सकता है चुनाव के टाइम पे कई बार उस लोन को छोड़ दिया जाता था, वेव ऑफ कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता था स्टेट और सेंट्रल एक्सचेकर को। अब क्योंकि हमने वो लोन माफ करना बंद कर, हमने किसानों को सीधा पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से 2014-15 में 10 स्टेट्स जिन्होंने लोन छोड़ा या वेव ऑफ किया, जिसकी कीमत रफली 2.31 लाख करोड़ रही। अब अगर आप देखें तो 2019-20 में ये जो नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, इस पे सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए ही खर्च करने पड़े। मतलब जब आप कर्ज माफ करते थे किसानों का तो रफली 2 से 2.5 लाख करोड़ सिर्फ 10 स्टेट का 2014-15 में, और उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव जो स्कीम्स अभी स्टेट्स ने और सेंटर ने लॉन्च किए, उस पर सिर्फ हम 30-35,000 करोड़ रुपए में अच्छा फायदा किसानों को पहुंचा रहे हैं। आरबीआई ने भी इसकी बहुत तारीफ की है कि पहले जो कर्ज माफी का ट्रेंड चलता था, जिसकी वजह से अगर आप एज ए स्टेट या सेंटर अगर आप एक जगह ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरी जगह से आपको कटौती करनी पड़ेगी, कोई ना कोई और सेक्टर सफर करेगा। वो अगर आपको कटौती उतनी नहीं करनी पड़ रही तो बाकी सेक्टर्स को आप पैसा अवेलेबल करवा पाएंगे। तो ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं डीबीटी टाइप के, ये कहीं ज्यादा इफेक्टिव हैं कर्ज माफी या लोन वेवर के कंपैरिजन में। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि टाइमली पेमेंट्स मिल जाएं हमारे किसानों को, इसके अलावा उनको इंक्लूजन या एक्सक्लूजन एरर से बचाया जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि जो एक्चुअली एलिजिबल नहीं है उसको आपने शामिल कर लिया, जो एलिजिबल है उसको आपने छोड़ दिया। इन चीजों को कम करने के लिए आरबीआई ने कहा 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप लीजिए। एक तो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करिए, कंप्यूटराइज करिए, और दूसरा सारे बैंक्स को आप आधार बेस्ड सीडिंग कर दीजिए ताकि उसी के थ्रू उसका वेरिफिकेशन हो सके और डीबीटी के थ्रू सीधा किसान को पैसा पहुंच सके। अब दोस्तों इतने सारे इनिशिएटिव्स हमने गवर्नमेंट के देखे अलग अलग शेप एंड फॉर्म में, इंडस्ट्रीज के लिए इनिशिएटिव्स देखे, इंसेंटिव्स देखे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देखे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर का, जिसको आप पिक्यूलियर भी कह सकते हैं, वो है फेमिनाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब हमारी खेती में टाइम के साथ जो विमेन हैं इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में विमेन या महिलाएं बहुत सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, और इनका रोल मेन क्रॉप को उगाने से लेके लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट जो ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, मार्केटिंग है, हर पॉसिबल लेवल पे विमेन का या विमेन फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। और इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया नेशनल कमीशन ऑन विमेन 2001 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है, इसमें जो विमेन का, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है खासतौर से एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन में, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ग्लोबली एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव रोल होता है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में, इसके अलावा लोकल एग्रो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, प्रिजर्व करने के। इसके अलावा जो हमारी गांव की महिला हैं, ग्रामीण महिला हैं, रूरल विमेन हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा होती है।
कि अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट करना, खुद मैनेज करना, डेली जो घरेलू जरूरतें हैं, हाउस होल्ड नीड्स हैं, उनको मैनेज करना। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2011 में बहुत क्लियरली स्टैब्लिश कर चुका है कि रूरल विमेन का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो कंट्रीब्यूशन है, रोल है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इतने क्रिटिकल रोल के बावजूद अगर आप इंडियन सिनेरियो देखें तो उसमें मेजर जेंडर डिस्पैरिटी दिखाई देती है। अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो उसमें जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उसमें से 55%, 55% सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे एम्प्लॉयड हैं और सिर्फ 24% जो विमेन वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कल्टीवेटर्स के तौर पे है। और ऐसी महिलाएं जिनके नाम पे जमीन है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हैं, वो सिर्फ 12.8% ही। मतलब ज्यादातर जो महिलाएं हैं या फीमेल्स हैं या विमेन हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबरर के तौर पे ज्यादा काम करती हैं। एंड दिस शुड चेंज, ये बदलना चाहिए। इसके अलावा जो 12.8% या रफली 13% ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम पे ऑपरेशनल होल्डिंग से जमीन है, उसमें से भी 26% के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास जो होल्डिंग्स है बहुत छोटी हैं, मार्जिनल हैं या स्मॉल होल्डिंग कैटेगरीज में जो आती हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स बढ़ रहे हैं, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन और भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और यह देखा जाता है कि हमारे रूरल एरियाज में, कुछ स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स या रीजन्स में जो मेन हैं या जो मेल हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अपनी फैमिली को पीछे गांव में छोड़कर। इसकी वजह से गांव में एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मेल अर्बन या शहरों में चले जाते हैं और इस वजह से एग्रीकल्चरल का जो फेमिनाइजेशन है और ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इसका मतलब विमेन को अब अपने डोमेस्टिक रोल के साथ साथ और मल्टीपल रोल्स जैसे कि एज ए कल्टिवेटर, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए लेबरर के तौर पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो विमेन फार्मर्स हैं उनका रोल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत डिसाइसिव होता चला जा रहा है, बहुत इंफ्लुएंशियल होता चला जा रहा है। इस वजह से उनको हमें और ज्यादा रिसोर्सेस, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, क्रेडिट हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेनिंग हो, ये सभी चीजें महिला किसानों तक पहुंच सके, ऐसी पॉलिसीज को हमें लाना होगा। तभी इंडिया की एग्रीकल्चर या इंडियन एग्रीकल्चर और ज्यादा सस्टेनेबल बन सकेगी। मतलब हमें जो हमारे वुमेन फार्मर्स हैं उनके एंटाइटलमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करें, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करें, आउटपुट को कैसे इंप्रूव करें, उन सारे इनिशिएटिव्स को और ज्यादा हमें फोकस तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, डिजाइन करना होगा। और इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स को लॉन्च करने की कोशिश की है जिसके थ्रू जो हमारी विमेन फार्मर्स हैं इनको एडवांटेज मिल सके, फायदा मिल सके और जो पॉलिसी गैप्स हैं उनको हम क्लोज कर सकें, ताकि विमेन को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कारण ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। और अगर कुछ मेजर इसमें सजेशंस हो सकते हैं कि कैसे हम मेन स्ट्रीम कर सके विमेन को एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एक ऑप्शन यह भी हो सकता है, सजेशन यह भी हो सकता है कि जो बजट एलोकेशन है खासतौर से एग्रीकल्चर का, उसको कहीं ना कहीं विमेन सेंट्रिक आप बनाएं, विमेन बेनिफिशियरी सेंट्रिक आप बनाएं। हमारी जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको भी आप विमेन बेस्ड ही बनाएं। इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज जिसमें विमेन सेंट्रल रोल प्ले करती हैं, उनमें आप विमेन को ज्यादा तवज्जो दें। इसके अलावा जो विमेन बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको आप माइक्रो क्रेडिट पहुंचाएं, उनको आप करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, एक्सटेंशन सर्विसेज आप उनको पहुंचाएं, ताकि डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज हैं पर्टिकुलरली लेड बाय विमेन, उनके पास सही सूचना होगी, पैसा होगा, तब वो हमारी एग्रीकल्चर को और ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो क्रिटिकलिटी है हमारी विमेन वर्कफोर्स की, हमारी एग्रीकल्चर कृषि में, अब सभी ने उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उन्होंने हर 15 अक्टूबर को विमेन फार्मर्स डे के तौर पे डिक्लेयर किया है। इसका मतलब अब हमें हमारे फार्म सेक्टर में जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसी फ्रेमवर्क को लाना होगा, ताकि जो नई रियलिटीज हैं कि माइग्रेशन हो रहा है मेल वर्कफोर्स का अर्बन सेंटर्स की तरफ, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, उनके नाम पे लैंड कम है, क्रेडिट का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, एक्सटेंशन सर्विसेज का प्रॉब्लम है, इन सभी को हमें प्लग करना ही होगा। हमें ऐसी पॉलिसी लानी होगी जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन जेंडर इक्वालिटी बढ़े, एक्सटेंशन सर्विसेज लोगों तक पहुंच पाए, सस्टेनेबिलिटी बढ़े और रूरल एरियाज का ऑल राउंड डेवलपमेंट इंश्योर किया
जा सके। दोस्तों, आज के लेक्चर और एग्रीकल्चर की इस सब सीरीज का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आप लगातार सुन रहे होंगे, आप लगातार देख रहे होंगे कि मौसम या क्लाइमेट चेंज की वजह से किस किस तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं रेनफॉल पे, टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पे, ड्रॉट्स पे, फ्लड्स पे, ये और ज्यादा प्रोमिनेंट होते चले जा रहे हैं। कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश है, कई ऐसे एरियाज जो पहले बारिश होती थी अब बारिश बहुत कम हो गई है। सिमिलरली अगर हाल ही में आप न्यूज में देखें तो जो हमारे हिल एरियाज हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, वहां पे भारी बारिश की वजह से इतना डिवास्टेशन हुआ है। वहीं पे अगर आप ईस्टर्न यूपी चले जाएं, बिहार चले जाएं, जहां पहले बहुत बारिश होती थी, बहुत कम बारिश देखी गई है पिछले 2 या 3 साल में। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज इज रियल। इसकी वजह से हमारी जो फार्म कम्युनिटीज हैं ये बहुत नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट होती हुई देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें अब फोकस करना होगा ऐसी एग्रीकल्चर की तरफ जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, ऐसे एग्रो सिस्टम्स को डेवलप करना होगा जो क्लाइमेट चेंज को सस्टेन कर सकें, उसको टॉलरेट कर सकें। इसका मतलब एक नया कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है CSA या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसको इंडिया में हमें तेजी से अडेप्ट करना होगा, उसे भी लागू करना होगा। और जब हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA लागू करेंगे, यह हमें हेल्प करेगा कि हम किस तरीके से जो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम है या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे रीओरिएंट कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली हम सपोर्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के इस दौर में कैसे हम पूरे नेशन की फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है, इसका पर्पस होना चाहिए कि सभी स्टेक होल्डर्स को, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इन सभी को आप आइडेंटिफाई करेंगे, नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज को आप डिफाइन करेंगे और लोकल कंडीशंस के हिसाब से कौन से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रो सिस्टम सूटेबल होंगे, उनको आप डिजाइन करके इंप्लीमेंट करेंगे। और ये जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, CSA है, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं। पहला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर जो इनकम्स है, इनको सस्टेन कैसे करें। बारिश कम हुई तो उसके लिए आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप हाइड्रोपोनिक्स यूज कर सकते हैं, एक्वाकल्चर आप यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली दूसरा, अडेप्ट करेंगे और रेजिलियंस, ऐसी क्रॉप, ऐसे एग्रो सिस्टम्स जो क्लाइमेट चेंज को टॉलरेट कर सके, ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना। तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, इनको रिड्यूस कैसे करें, इनको रिमूव कैसे करें, ताकि 2070 तक जो हमारा टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन का, उसको अचीव किया जा सके। ये जो कॉन्सेप्ट है CSA का, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अभी रिलेटिवली नेसेंट स्टेज पे है इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में शुरू कर दिए। जैसे कि 400 से भी ज्यादा मॉडल विलेजेस के अंदर जो किसान विकास केंद्र हैं, KVKs हैं, वहां पर क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा रहा है 23 स्टेट्स में। और एक नया हम लोगों ने मिशन इसमें लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या NICRA, जिसके तहत क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है, उनको टेस्ट किया जा रहा है, उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा 600 से भी ज्यादा ऐसे कंटिजेंसी प्लान्स स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हम लोगों ने डिजाइन किए हैं, प्रिपेयर किए हैं कि वेदर एबरेशंस हैं, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, हीट हैं, कोल्ड वेव्स हैं, इनको कैसे हम लोग आगे मैनेज कर पाएंगे, इनसे कैसे हम अडॉप्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, फिर क्या, इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर, क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एज ए वे फॉरवर्ड हमें याद रखनी चाहिए। आप कोई भी इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लीजिए, 2020, 21, 21, 22, इन सभी में कुछ पॉइंट्स पे सभी में आम सहमति है। इसमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर को, उसकी क्रिटिकलिटी को, क्लाइमेट चेंज को, फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट को देखते हुए, एग्रीकल्चर को हमें ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इंजन बनाना ही होगा। इसका मतलब इस सेक्टर का जो फेट है, उससे सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, लेकिन लो इनकम ग्रुप है, बहुत बड़ा रूरल पॉपुलेशन जो हमारी है, वो मेजरली इंपैक्ट होता है। इसकी वजह से हमें एक मेजर शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट अब देखना होगा, करना होगा कि हम रूरल लाइवलीहुड सेक्टर को कैसे अब कन्वर्ट करना शुरू करें एक मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज के तौर पे। हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज से लेके पोस्ट प्रोडक्शन नीड्स, इन सभी को रिफॉर्म करना ही होगा। जैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए
हमें इरिगेशन को एक्सपेंड करना होगा, हाइब्रिड और इंप्रूव्ड सीड्स को अडॉप्ट करना होगा। इसके अलावा जो वैरायटी रिप्लेसमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना होगा और हमें सीड टेस्टिंग फैसिलिटीज को ऑगमेंट करना होगा। सिमिलरली नंबर 2, पोस्ट प्रोडक्शन रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी हो, रिन्यूएबल मार्केट्स हो, न्यूट्रिशनल आउटकम्स को इंटीग्रेट करना होगा फूड फोर्टिफिकेशन जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू। इसके अलावा विलेज लेवल पे आप प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाइए, लिंकेज एस्टैब्लिश करने होंगे प्रोडक्शन के बीच में, प्रोसेसिंग के बीच में, मार्केटिंग के बीच में। इसके अलावा रूरल मार्केट्स को डेवलप करना, ऐसा नहीं किसान को हर बार मंडी में ही अपनी उपज लानी पड़े। इसके अलावा उन्हें ऑप्शन देने होंगे, अगर एपीएमसी मार्केट या सरकारी मंडियों के बाहर कोई उनको बेटर ऑफर देता है, बेटर सर्विस देता है, बेटर प्राइस देता है, यह ऑप्शन भी किसानों के पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा वेयर हाउसेस को अपग्रेड करना होगा, बेटर फ्रेट ऑपरेशंस बाय रेलवेज हमें प्रमोट करने होंगे, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, 70% से ज्यादा कंप्लीट भी हो गए हैं, उनको भी हमें यूज करना होगा अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑगमेंट करने के लिए। इसके अलावा तीसरा मेजर वे फॉरवर्ड, इनपुट्स को ऑप्टिमाइज करना होगा। हमें लोगों तक नॉलेज पहुंचानी होगी कि कितना पेस्टिसाइड आप पे डालना है, कितना एनपीके का रेशियो आपको डालना है, कौन सा खाद कब डालना है, कब आपको वीडीसाइड डालना है, कब आपको हर्बिसाइड डालना है। बहुत किसानों को पता नहीं होता, इसकी वजह से मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ इनपुट्स भी कई बार हो जाता है। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि अब हमें किसानों को सिर्फ फार्म प्रोड्यूसर्स नहीं रहने देना होगा, उन्हें अब हमें प्रमोट करना होगा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कि कैसे जो फार्मर्स हैं उनकी बेसिक एजुकेशन से लेके ट्रेनिंग से लेके इन सभी चीजों को हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा कि फार्मर अपने आप को सिर्फ किसान की तरह ना देखे लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखना शुरू करे। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्कूल को एस्टैब्लिश करना होगा ताकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम उनको दे सकें। इसके अलावा अलाइड सेक्टर्स पे फोकस करना होगा, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, फिशरी है, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स बन सकते हैं फार्म इनकम को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी को, मार्केट एक्सेस को बढ़ाने में भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन सर्विसेज, हमें फार्मर्स तक सही नॉलेज पहुंचे, सही प्रैक्टिसेस पहुंचे, सही गाइडेंस पहुंचे, ये सर्विसेज तो हमें अब गांव गांव तक पहुंचानी ही होंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड सब्सिडी का जो लगातार बढ़ता हुआ बिल है, क्योंकि जो सेंट्रल इश्यू प्राइस है कि गवर्नमेंट जिस प्राइस पे अपने खाद्यान्न, अपने फूड ग्रेन को इश्यू करता है, उसको गवर्नमेंट जनरली 2013 से नहीं बढ़ा पाई है, जिसकी वजह से जिस प्राइस पे एमएसपी पे परचेज करती है गवर्नमेंट वो बढ़ता चला जा रहा है, जिस प्राइस में गवर्नमेंट को देना होता है वो वहीं का वहीं है। बीच का गैप फूड सब्सिडी के थ्रू जो फंड होता है, कहीं ना कहीं इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है दोस्तों, वरना यह हो सकता है फूड सब्सिडी बिल एक टाइम पर अनसस्टेनेबल हो जाए। और अगर आप बहुत ज्यादा एक सेक्टर में सब्सिडी देंगे तो बाकी सेक्टर से आपको कटौती करनी ही पड़ेगी। हो सकता है सोशल सेक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, डिफेंस से, एजुकेशन से, हेल्थ से, इनसे कटौती करके आप क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो तो उन सेक्टर्स पे फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है आपको देखने को मिले। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 आपको पसंद आया होगा। और लेक्चर नंबर 18 के साथ साथ आज हम खत्म करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की 5 लेक्चर्स की सब सीरीज को। और अगला हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 19, वो आपको पढ़ाएगा, सिखाएगा, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।